हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग। मैं सीए शरद शर्मा। आज बात करने वाले सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग दैट इज पेपर नंबर 5 के बारे में। पेपर 5 में एक बहुत प्यारा चैप्टर है दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिटरली ये चैप्टर इतना इजी है अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हो तो। अदरवाइज काफी बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आता। एग्जाम में अगर मैं पास्ट ट्रेंड की बात करूं तो 12 टू 16 मार्क के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी चैप्टर है। बच्चे अगर ढंग से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करें तो बड़ा इजी है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली वर्किंग की तो बड़ा आसान लगेगा, और अगर आपने इसको सिर्फ न्यूमेरिकल सम काउंट किए, कैलकुलेट किए और डायरेक्टली एग्जाम में चले जाओगे तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। आप आने वाले जब आप सीए बन जाओगे तब जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो आपको कंसोलिडेशन करने के लिए ऑफर करेंगे, और मेरी मानोगे तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। मैं आपको इसके बारे में भी एक स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक कंपनी है, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ले लेते हैं। एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड समझ लीजिए। तो रिलायंस कंपनी की कितनी सारी कंपनीज हैं? रिलायंस कंपनी की कितनी, ये एक क्या हो गया, ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसने बहुत सारी कंपनीज स्टार्ट कर दी। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मुंबई इंडियंस, क्रिकेट तो देखते ही होंगे ना, आईपीएल में मुंबई इंडियंस है, तो मुंबई इंडियंस भी रिलायंस की ही कंपनी है, रिलायंस की ही कंपनी है। इंडिया विंड प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया विंड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। अभी तो जियो भी धूम धड़ाका कर रहा है, तो जियो भी किसकी कंपनी है? जियो भी रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। वैसे ही रिटेल, रिलायंस रिटेल किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? ठीक है। ये जितनी भी कंपनीज है वो रिलायंस की ही कंपनी है, ठीक है। रिलायंस स्टार्टिंग में एक एक कंपनी लेके स्टार्ट की हुआ, उसके बाद में धीरे 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 हर सेगमेंट में अपने पांव को पसारता रहा। रीजन क्या है? हर पर्सन को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक्सपांशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। हर जगह पे, हर जगह पे आप रिलायंस के बारे में देखना, इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इतने सेगमेंट में काम होता है रिलायंस के अंदर, तभी तो इतना बड़ा नाम है, तभी तो इतना बड़ा नाम है। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल की बात करूं दूसरी, दैट इज टाटा ग्रुप। टाटा क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ताज होटल्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, और भी बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर मिल जाएगी। ये क्या है? ये हर सेगमेंट में वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब मैंने मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब मैंने इस ग्रुप कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया। मेरे पास में किसके शेयर्स हैं? मेरे पास में इस ग्रुप कंपनी के शेयर है, मतलब जो मेन कंपनी है उसके शेयर हैं। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने अपने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट दूसरी दूसरी कंपनीज में करके रखा है। अब ये कंपनीज क्या हो रही है? प्रॉफिट में आ रही है। इन कंपनी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये रिलायंस की ग्रोथ कैसे हो रही है, जिसमें मेरे शेयर्स, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह पे किया हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखूं तो मुझे सिर्फ इस कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चलेगा, इस कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको दो तरीके से स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ जिस कंपनी
में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री समझ लो या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड समझ लो, ठीक है। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी के आपको स्टेटमेंट रेडी करने हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे एज ए यूजर, आपको वो स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अब क्या बात आती है, आपको बाकी कंपनी से भी तो अर्निंग हो रही है, आपका ही पैसा है ना, आपका ही पैसा दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उन कंपनी से जो प्रॉफिट होगा वो आप तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है, फंडा क्या है? अब कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा कि एक कंपनी है जिसको अपने बोल सकते हैं एच लिमिटेड, और एक कंपनी है एस लिमिटेड। एच कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और एस लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। एक कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी और एक हो गई सब्सिडियरी कंपनी। तो ये दोनों को मैं मिला दूंगा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं, मतलब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मर्ज करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होपफुली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी का मतलब क्या हुआ, मैं जियो नंबर वन, आईपीएल वाली कंपनी दैट इज इंडिया विल लिमिटेड, एक और ले लेते हैं दैट इज रिलायंस रिटेल, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं बट अपने इतना लेते हैं, रिलायंस लाइफ हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर। बट मैं क्या करता हूं, मैं इनको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को और इन कंपनीज को एक साथ में देखता हूं, मतलब ये जो कंपनी है वो कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी, और ये जो बाकी कंपनीज हैं ये कंपनीज क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनीज। मतलब होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी इज इक्वल्स टू ग्रुप कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसे बोलते हैं ना, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। मतलब क्या है, मतलब उनकी सब्सिडरी कंपनीज और होल्डिंग कंपनी को अगर आप कंबाइन करके देखते हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है होल्डिंग कंपनी। भैया होल्डिंग कंपनी कैसे बनेगी, होल्डिंग कंपनी कैसे बनेगी? तो होल्डिंग कंपनी का मतलब हो गया, एक कंपनी है एच लिमिटेड और एक कंपनी है एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी यानी कि एच लिमिटेड ने, एच लिमिटेड की अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी, अगर एच लिमिटेड की कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी, अगर एच लिमिटेड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस एस लिमिटेड पे कंट्रोल है, कंट्रोल है, तो वो जो कंपनी है, मतलब जिस कंपनी पे कंट्रोल है वो सब्सिडरी कंपनी होगी, और जिसका कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी होगी, जिसका कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी होगी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा बोलता है कि होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि एक कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब क्या होगा, होल्डिंग कंपनी है, अगर उसकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो यहां से अपने को फंडा समझ में आएगा कंसोलिडेशंस का और थोड़ा थोड़ा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 क्या बोलता है, 87 बोलता है कि अगर आपका, अगर आपका कंट्रोल है, अब मैं कंट्रोल को दो तरीके से डिस्क्राइब करता हूं। नंबर वन, अगर आपका पावर चलता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, से फॉर एग्जांपल जियो, अब जियो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं, जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी लोग हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या रिलायंस का पावर चलता है, अगर वो डायरेक्टली इनको कंट्रोल कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिमूव कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या अपॉइंट कर सकती है, तो रिमूवल और अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर कंट्रोल है तो आप इस जियो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर वन तरीका हो गया, दैट इज अगर आप कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल करते हो तो एक तो ये कंट्रोल का तरीका हो गया। नंबर दो होता है कि रिलायंस ने जियो में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट
किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 50%, मोर देन 50%, मतलब कितना भी हो सकता है, मोर देन 50% होना चाहिए। अगर आप 1/2 से ज्यादा अगर किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल को रखते हो, अगर आपके पास में 1/2 से ज्यादा शेयर कैपिटल है, तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी गुलाम हो जाएगी, दैट इज सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो दो तरीके होते हैं, नंबर 1 एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, नंबर 2 आप कंट्रोल कर सकते हो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके। तो यहां पे जो शेयर कैपिटल बोला है ना, अब यहां पे जो शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट बोला ना, वो कॉन्सेप्ट कैसा है कि शेयर कैपिटल का मतलब सिर्फ उसकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल के साथ साथ में जो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले शेयर्स हैं, कौन से वाले, इक्विटी शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप फ्यूचर में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी यहां पे कंसीडर करने हैं, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी यहां पे कंसीडर करने हैं। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो मिल जाएगा आपका, दैट इज टोटल पेड अप, टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल का अगर 1/2 से ज्यादा किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसके होल्डिंग हो गए और वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक होल्डिंग कंपनी, दूसरा पढ़ा हमने सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब अगर उसकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो वो होल्डिंग कंपनी होगी, और सब्सिडरी कंपनी मतलब अगर कोई भी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशंस में कंट्रोल कर सकती है। नंबर दो अगर उसकी टोटल शेयर कैपिटल का 1/2 से ज्यादा पोर्शन किसी भी कंपनी के पास में है, तो जिस कंपनी के पास में है वो होल्डिंग कंपनी होगी और जिसका है वो सब्सिडरी कंपनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है उस पर डिपेंड करेगा। एक होता है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और एक होता है पार्टली ओन्ड। नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ऐसा पता चल रहा है कि होली ओन्ड मतलब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 100% शेयर्स ले लिए, 100% शेयर्स ले लिए, जितना भी कंपनी में शेयर कैपिटल था वो सारा का सारा एच लिमिटेड के पास में है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो मीनिंग मतलब क्या हो गया, 100% अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होगी। अगर पार्टली की बात करूं तो मतलब 100% नहीं है, 50% से ज्यादा है बट 100% से कम है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है किससे, 50% से, लेकिन 100% से कम है। ये गलत बनाया मैंने, 50% से आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन 100% से कम है, 100% से कम है। मतलब अगर आपका 99% भी है तो वो पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वोटिंग राइट की। तो वोटिंग राइट किसका होगा, अगर होली ओन्ड है तो 100% वोटिंग राइट होल्डिंग कंपनी के पास में होगा, और यहां पे जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितनी शेयर कैपिटल का जितना पोर्शन उसके पास में उतना वोटिंग राइट होगा। नेक्स्ट आता माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी का जितना, होल्डिंग कंपनी के पास में जितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब्सिडरी कंपनी में, उसके अलावा जो पोर्शन है, मतलब होल्डिंग कंपनी के पास में जितना कैपिटल है उसके अलावा जितना पोर्शन है वो माइनॉरिटीज में आएगा। तो अगर 100% होल्डिंग कंपनी के पास में है तो यहां पे माइनॉरिटीज के पास में क्या आएगा, जीरो, कोई भी माइनॉरिटीज इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब जो बाकी लोग बचते हैं उनके पास में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता पार्टली पेड अप में। पार्टली पेड अप में अगर 50% से ज्यादा किसी और कंपनी के पास में, दैट इज वो होल्डिंग हो गई, तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया, माइनॉरिटीज हो गया। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक कंपनी के 100% होगा, उसमें से 60% एक कंपनी के पास में और 40% बाकी लोगों के पास में है। तो ये जो 60% जिसके पास में है वो हो जाएगा होल्डिंग कंपनी, और ये जो 40% हुआ वो हो जाएगा माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी की कैलकुलेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, और आपको समझ में आनी चाहिए और आप कैलकुलेट कर पाओ, वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोविजंस ऑफ
होल्डिंग शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 19 बोलता है, सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, मतलब शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर किया होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स को, या किसी और पर्सन ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर किया, या फिर होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स बेचे सब्सिडरी कंपनी को, अलॉट किए हैं शेयर्स, तो ऐसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कभी नहीं रख सकते, तो इसके कुछ आते हैं एक्सेप्शन, इसके कुछ आते हैं एक्सेप्शन। सेक्शन 19 के एक्सेप्शन में आता है कि नंबर 1, अगर कोई पर्सन है वो मर गया और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सब्सिडरी कंपनी निकली, तो क्या होगा, तो चल जाएगा। नंबर 2, अगर एज ए ट्रस्टी आप वर्क कर रहे हो, सब्सिडरी कंपनी एज ए ट्रस्टी वर्क कर रही है, तो भी चल जाएगा। नंबर 3, मैं सब्सिडरी बनने से पहले ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। चलिए, क्या था कि 1 अप्रैल 2018 को एक कंपनी है एस लिमिटेड, जिसने एच लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए, थोड़े बहुत शेयर्स परचेज किए। फिर क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2020 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 60% शेयर्स परचेज कर लिए, 60% शेयर्स परचेज कर लिए। तो मतलब ऑन द डेट ऑफ मतलब जिस दिन होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आया, वो क्या डेट थी, दैट इज 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020, अगर इस डेट से पहले ही सब्सिडरी कंपनी ने, दैट इज एस लिमिटेड ने होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, पहले से ही शेयर्स हैं, उसका क्या करोगे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो यहां पे ये चीज बोली। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में। नंबर 2, ट्रस्टी अगर हो तो भी चल जाएगा। अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आया उससे पहले अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स लेके रखे हैं, तो भी चल जाएगा। तो सेक्शन 19 के 3 एक्सेप्शन है। सेक्शन 19 क्या बोलता है कि भैया सब्सिडरी रहो, होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर किया, अलॉटमेंट हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो होगा, वो वॉइड हो जाएगा। 3 एक्सेप्शन है। अब बारी आती है दैट इज वोटिंग राइट की। वोटिंग राइट किस तरीके से होगा, तो फर्स्ट 2 केसेस में, दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रस्टी वाले केस में, इन 2 केसेस में सब्सिडरी कंपनी के पास में जो भी होल्डिंग कंपनी की मीटिंग होगी उसके अंदर वो वोटिंग राइट रखती है, मतलब सब्सिडरी कंपनी वहां पे जाके वोट कर सकती है। थर्ड वाले केस में वोटिंग राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट आता माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर किसी भी कंपनी के 100% शेयर्स है, 60% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास में है, तो बाकी जो होगा रिमेनिंग शेयर्स जो भी होंगे उनको अपने बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के अलावा जितने भी शेयर्स हैं, होल्डिंग कंपनी के अलावा जितने भी शेयर्स हैं, जितना भी पोर्शन बचता है शेयर कैपिटल का, तो उसको अपने बोलेंगे माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी के अंदर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ। डायरेक्टली का मतलब हुआ कि एच लिमिटेड ने डायरेक्टली एस लिमिटेड में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 60% का, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ गया। नंबर 2, एक कंपनी है से फॉर एग्जांपल पी लिमिटेड। अब एस लिमिटेड ने पी लिमिटेड में 60% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो मतलब क्या हुआ, पी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई और एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है, और यहां पे होल्डिंग कंपनी कौन है, एच लिमिटेड, किसकी, एस लिमिटेड की। तो अगर सब्सिडरी कंपनी की भी कोई सब्सिडरी है, तो वो इनडायरेक्टली एच लिमिटेड की सब्सिडरी हो जाएगी, वो इनडायरेक्टली एच लिमिटेड की भी सब्सिडरी हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, यहां पे 60% इन्वेस्टमेंट नहीं किया एस लिमिटेड ने, यहां पे किया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल इसको बना लेते हैं, यहां पे इसका 60% होल्डिंग है, एस लिमिटेड ने यहां पे सिर्फ 30% इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ 30% इन्वेस्टमेंट किया है पी लिमिटेड में, सिर्फ 30% इन्वेस्टमेंट किया पी लिमिटेड में, तो ये होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं हुआ। अगर एच लिमिटेड ने यहां पे रिमेनिंग 30% और कर दिया, मतलब एच लिमिटेड के पास में 30%, एस लिमिटेड के पास में 30%,
तो सर 30% है, आपने तो 1/2 से ज्यादा बोला था, किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। तो अगर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों मिलके अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोर देन हाफ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में कंट्रोल होता है मिलके, अगर 3 4 5 कंपनी, 5 सब्सिडरी कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी मिलके किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मोर देन हाफ हो जाता है, तो भी वो कंपनी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।